हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी। चलो शुरू करते हैं। तो ये मोबाइल तो दिख ही रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है। ये लोग मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका मदरबोर्ड है, इसका डिस्प्ले है, चिप्स वगैरह जो भी कहते हैं। तो ये अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। तो तुमको क्या लगता है कि ये जो पार्ट्स है वो इंडिया में असेंबल होते हैं? या जो जो भी हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो क्या इंडिया में बन रहा है या चाइना में बन रहा है या यूएसए में बन रहा है, जो कहीं पे भी बन रहा है? क्या ये एक ही जगह बन रहा है या अलग अलग जगह बन रहा है? और जो भी हम आसपास हमारी जो चॉइसेस हैं, जैसे गुड्स के जो चॉइसेस हैं, जो हमारे आसपास ढेर सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, बाहर के हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, गाड़ी जो है बाहर के देश की, बाहर के फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, शर्ट्स हो गया, कार्स हो गया, टीवी हो गया, जो भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इंडिया में बन रहे हैं वो कि बाहर से आए हैं? क्या क्या हो रहा है ये सिस्टम, मतलब इसको कहते क्या? तो यही सब इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले क्या होता था, पहले का जो प्रोडक्शन मॉडल क्या था? पहले क्या होता था, मिड 20th सेंचुरी मतलब कि 1950s के अराउंड में जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी कोई कंपनी या कोई भी लोग अपना जो सामान बनाते थे वो नेशनल बॉर्डर्स के बीच में रह जाता था। इतना ट्रेड वगैरह नहीं होता था बाहर के देशों से, इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था। जो भी ट्रेड होता था वो रॉ मटेरियल्स का होता था, फिनिश प्रोडक्ट्स का होता था, खाने के सामान का होता था, जो कि कंट्री के अंदर भी यही सब चीज़ें क्रॉस करती थी। जैसे कि पहले क्या था कि जो इंडिया थी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो रॉ मटेरियल्स था इंडिया का रॉ मटेरियल्स जितने भी मिलते थे वो जाके ब्रिटेन में ले जाते थे और वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते थे, फाइनल गुड्स बनाते थे, जो कि यहाँ पे आके बेच देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एमएनसीज का इस्टेब्लिशमेंट होने लगा और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट चेंज आया किसमें, ग्लोबल प्रोडक्शन में। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा था ग्लोबली उसमें काफ़ी भयानक चेंज आया। कैसे? क्योंकि एमएनसीज क्या है, एमएनसीज क्या होती है कि ऐसी कंपनीज या कॉरपोरेशन जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती है, मतलब उसका एक जगह ठिकाना नहीं, उनका बहुत जगह ठिकाना है कि एक कंट्री में ऑपरेट नहीं कर रही है, मल्टीपल कंट्रीज में कहीं भी ऑपरेट वो कर सकते हैं ग्लोबली। और क्या करते थे एमएनसीज, ऐसी जगह ऑफिस या फैक्ट्री लगाते थे जहाँ पे चीप लेबर मिलता है और रिसोर्सेज चीप जहाँ मिलते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी चाहती है, क्या करना चाहती है, अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना चाहती है। क्या करना चाहती है? प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर, मतलब कि वो सैलरी कम से कम देना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना चाहते हैं, और क्वालिटी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और क्या प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। तो क्या करते हैं ये सब कि ऐसे जगह अपना सेटअप करते हैं जहाँ पे क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो इनकी, प्रॉफिट भी अच्छा रहे और प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसका जो असेंबलिंग होगी वो कहाँ पे होगा, चाइना या मैक्सिको में। और जो कस्टमर सर्विस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया की कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर भी है और जो इंग्लिश स्पीकिंग जो पॉपुलेशन वो काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो अब बात आती है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मतलब कि ग्लोबल से क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में, ऐसा मतलब एक कनेक्शन हो। कैसे? कि जब भी हम कंट्रीज के बीच में कनेक्शन होता है, इंक्रीज कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यही होता है ग्लोबलाइजेशन। बुक की जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग देखें तो प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, मतलब तेजी से इंटीग्रेशन या इंटर कनेक्शन हो कंट्रीज का, एक दूसरे से लोग ट्रेड शेयर करें, बिजनेसेस शेयर करें, प्रोडक्ट शेयर करें, लोगों को भी शेयर कराया जाता है। जैसे लोग दूसरे देशों में कमाने जाते हैं तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो गया, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ थॉट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जा रहे हैं और वहाँ के जो थॉट्स हो गए वो इस कंट्री में भी लेके आएंगे। तो ऐसे ही है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, यही है। अब क्या क्या फैक्टर्स हुए हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन से को बूस्ट किया। तो पहला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट,
टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जैसे कि जो सॉफ्टवेयर आए, टेक्नोलॉजी आए, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, उसकी वजह से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन हो गया वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ। कैसे कि अब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ज़्यादा तेज़ी से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस आई कि जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम एक कंट्री में रह के दूसरे कंट्री का भी हाल जान सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे बैठे गूगल से सर्च कर सकते हैं कि यूएस में क्या हुआ। तो ये क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन। वहाँ के थॉट्स और यहाँ के थॉट्स हम एक सेकंड में देख सकते हैं। तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हुआ है। पहले क्या होता था, बहुत ही टाइम लगता था, लोग जहाज़ों से जाते थे, पानी वाले जहाज़ से जाते थे जिसमें काफ़ी दिन लग जाते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री। लेकिन अब लोग घंटों में चल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, फास्टर हो गई है और चीपर हो गया, और उसकी वजह से जो डिलीवरी कॉस्ट हो गया वो कम हो गया और टाइमिंग भी बच गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा 1991 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था जिसको कहते हैं एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी ने एक ऐसे स्कीम लाया जिसमें जो ट्रेड बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स मतलब पहले क्या था कि ट्रेड पे बैरियर्स लगाए थे कि कोई ट्रेड नहीं कर सकता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद थे। तो उस टाइम क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपन कर दिया गया था। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब कि लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। मतलब जो भी हम ट्रेड बैरियर्स लगाएं अपनी इकोनॉमी में, और जब उसको हम रिमूव कर देते हैं तो उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो 1991 में जो इकोनॉमी है उसको ओपन कर दी गई थी कि हाँ कोई भी आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंडिया में, और अपना फॉरेन ट्रेड वो बढ़ा था। उस वक्त हमारा जो फॉरेन ट्रेड वो बढ़ने लगा। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट इजी हो गए, और गुड्स जो भी हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो इजीली हमारा ट्रेड हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक कनेक्शन जो हमारे वो बढ़ने लगे। तो ये हो गया जो फैक्टर्स जिसने ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट किया, बूस्ट किया। इसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा एक्सिलरेट हो गया। क्या हो गया, एक्सिलरेट। अब इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का, कंज्यूमर बेनिफिट। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हुआ, कंज्यूमर के पास अब क्या हो गया, लोकल प्रोड्यूसर्स के और फॉरेनर प्रोड्यूसर के बीच में उन्हें कंपैरिजन करना आ गया कि हाँ किसकी क्वालिटी अच्छी है और कौन सस्ते पे दे रहा है। अगर इंडियन प्रोडक्ट्स सस्ते हैं मिल रहे हैं और फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे मिल रहे हैं तो इंडियन क्या करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स लेंगे। लेकिन अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर को बेनिफिट हो गया कि चॉइसेस ज़्यादा हो गई, लोग चॉइस अच्छे से कर पाते हैं। हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कि अर्बन कंज्यूमर स्पेशली द वेल्दी नाउ हैव मोर चॉइसेस। तो उनके पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहने का जो ढंग है वो बढ़ने लगा, हायर होने लगा, क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं। वो अपने सर्विसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सर्विसेज अपनी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। जो भी नई नई सर्विसेज है, नई नई टेक्नोलॉजी वो खरीद सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ने लगा। एमएनसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने लगा कि जब ओपन इकोनॉमी होने लगी तो जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने लगा। जॉब क्रिएशन हुआ, जब नई नई फैक्ट्री सेटअप होगी, बाहर के देश वाले यहाँ आके जब फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो उससे क्या हो गया, हमारे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ा कि जब नई नई इंडस्ट्री आएंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी। इंडियन कंपनीज एडाप्टिंग मतलब कि जब भी जैसे जैसे अगर बाहर से कोई भी कंपनी आती है यहाँ पे, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है तो क्या हम लोग भी चाहेंगे ना कि हम भी जो प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छा बनाए ताकि उनसे कंपटीशन हो पाए। अगर नहीं अच्छा बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करेगा मार्केट में। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन का ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ की वजह से हमारी जो कंपनी, इंडियन कंपनीज है, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन मेथड्स को और इम्प्रूव किया ताकि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो अच्छी हो सके, उनकी प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो सके।
और इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज भी, कुछ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज जो पूरे देश भर में बढ़ने लगी, वो बाहर के देशों में भी अपना फैक्ट्री सेटअप करने लगी। और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ। आईटी एंड सर्विस बेस्ड सेक्टर जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आईटी जैसे बीपीओ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज, वो सब इंडस्ट्रीज सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज है। उनको नई अपॉर्चुनिटी मिली और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? अनइवन इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। सारे प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स को इक्वली बेनिफिट नहीं मिला। जैसे कि कुछ लोगों की जॉब भी गई और कुछ प्रोड्यूसर्स को घाटा भी बहुत ज़्यादा हुआ कि अगर वो सब टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या करेंगे, दूसरे फॉरेन प्रोडक्ट्स प्रेफर करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ ही नहीं करेगा। तो ये एक डीमेरिट हो गया। जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेनिफिट क्या था कि चॉइसेस ज़्यादा हो गई थी हमारे पास, क्वालिटी भी बेटर हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा हुआ। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हुए? उसकी वजह से जॉब लॉस बहुत हुआ। कंपटीशन फॉर लोकल बिजनेस, कंपटीशन खराब हो गया। लोकल जो बिजनेसेस चल रहे थे उनका कंपटीशन खराब हो गया, मतलब कि वो अब कंपटीशन में रह ही नहीं गए, उनका जैसे दिवालिया हो गया। अब क्या कंक्लूजन ये निकलता है, ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी चेंज किया। इसने नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेके आए, थॉट्स को लेके आए ढेर सारे, और इनोवेशन आइडियाज़ लेके आए। लेकिन कुछ कुछ डीमेरिट्स भी हुए कि हमारे जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन, इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन, मतलब कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, उनको थोड़ा, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा वो नुकसान भी हुआ। तो इसने अपॉर्चुनिटीज तो लाई है, चैलेंजेस भी लाए। वो होता है ना, हर चीज के कुछ प्रोज भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स। तो वही है ग्लोबलाइजेशन। इसका प्रोज क्या, अपॉर्चुनिटी तो लाया लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी लाए। दैट्स इट, वीडियो एंड्स here. If any question, then comment.